आपको एक नई बुक पढ़ाने जा रहे हैं, उर्दू कवायद और इंशा। ठीक है, कवायद के मायने क्या होते हैं? कवायद के मायने ग्रामर के होते हैं। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बुक आपकी उर्दू ग्रामर की है, जो आपको 6 to 12 प्लस तक हमेशा काम आएगी। यानी कि आप 6 से लेके 12 और उसके आगे भी अगर उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके काम आएगी। ये आपका इसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये बुक आपको दिखेगी। ये CBSE की तरफ से आपको इशू की गई बुक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि उर्दू कवायद और इंशा सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए। ठीक है, सानवी और आला सानवी का मतलब ये होता है सेकेंडरी और आपके जो 12 क्लास 6 to 10 और +12 जो क्लास होती है उनको कहा जाता है ना सानवी, मतलब सेकेंडरी क्लासेस। ठीक है, तो आपकी 6 to 12 क्लास तक की ये आएगी। इसके लिए मैं आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी इसी के नाम से, उर्दू कवायद और इंशा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इस बुक के आपके जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर्स अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। अब देखिए ये आपकी फहरिस्त है, इसमें पहले इस किताब के बारे में दिया गया है, पेशे लफ्ज़ है। तो ये सब चीज़ें तो हमारे किसी काम की होती नहीं है, ख़ासतौर से आपके तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ देखिए जो आपका हिस्सा अल्फ़ दिया गया है, तो अलिफ़ में आपको इस्म, ज़मीर, फ़ील, सिफ़त, हर्फ, वाहिद, जमा, जिन्स, मुतरादिफ, मुतज़ाद, मुरक्कब, ये सारे जो दिए गए हैं इनकी डेफिनेशंस दी गई हैं, क्या होते हैं, किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं या इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। बल्कि ये आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है इस वीडियो में। अब मैं आपको हिस्सा अलिफ का जो पहला चैप्टर है यानी कि आपका इस्म, नाउन, इसको पढ़ाती हूँ। इसका नाम मैं आपको समझाती हूँ। इसके अलावा मैं धीरे धीरे सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोगों को काम आते रहे। ये आपके 6 to 12 क्लास तक के लिए तो बहुत अच्छी साबित होगी। अगर आप लोग आगे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहला चैप्टर आपका इसमें दिया गया है इस्म। इस्म माने होता है नाउन, इट्स मीन संज्ञा। क्या चीज़? संज्ञा। आप लोग ने पढ़ा होगा संज्ञा। संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? बिल्कुल आम जबान में आप मुझसे कह सकते हैं कि मैम किसी व्यक्ति, स्थान, जगह, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। राइट, यही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ नाउन क्या होता है बेटा, तो आप लोग कहोगे मैम नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, सेम इसी तरह से इस्म भी उसी शब्द को, उसी कलमे को कहा जाता है जिससे हमें किसी भी चीज़ का, किसी जगह का, किसी इमारत का, किसी इंसान का नाम पता चले, उसको इस्म कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ाया जाएगा। यहाँ लिखा है दर्ज-ए-ज़ेर इबारत को गौर से पढ़िए। यानी कि ये जो आपको इबारत दी गई है इसको गौर से आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। हामिद, शाहिद और मोहन दिल्ली का लाल किला देखने गए। अब कितने बच्चे गए? 3 बच्चे गए। ठीक है, दिल्ली की तारीखी इमारतों में लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराना किला बहुत मशहूर है। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये लाल किला लाल पत्थर से बना हुआ है। यानी कि लाल किला जो है ये किस पत्थर से बना हुआ है? लाल पत्थर से। तीनों लड़कों ने टिकट खरीदे और किले के अंदर गए। यानी कि अब जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि लाल किले के आगे का जो सहन है वहाँ तक तो आपका कोई टिकट नहीं लगता, लेकिन अगर आपको उससे अंदर जाना होता है तो उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। अब तो उसकी मतलब रकम जो है वो काफ़ी बढ़ भी गई है, पहले तो बहुत कम थी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? किले में कई इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन मोती मस्जिद की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। उसे देखकर लड़कों को बहुत खुशी हुई। यानी कि अब क्या है कि किले के अंदर, पहले आपको पता होना चाहिए, पहले ज़माने में जो ये किले वगैरह बनाए जाते थे तो बादशाह इसमें अपनी हर चीज़ का इंतज़ाम करते थे। मतलब जैसे आजकल हमारा छोटा रूम घर है ना, तो हम अपने घर को इस हिस्से से इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हम उसमें एक गेस्ट रूम भी बनाते हैं, एक ड्राइंग रूम भी बनाते हैं, है ना, कि कोई आता है फ़ौरन उसमें बैठाला, दोस्त वगैरह कोई आए जिनसे पर्दा करना है तो क्या है कि उनको गेस्ट रूम में ही बैठालते या ड्राइंग रूम में ही बैठाला और वहीं से उनको रुखसत कर दिया गया। वो घर के अंदर हिस्सों में नहीं आए जहाँ पे लेडीज़ होती हैं, है ना। तो क्या है, पहले ज़माने में जब बड़े बड़े किले हुआ करते थे तो उसके अंदर भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता था कि जनाना हिस्सा अलग होता था और मर्दाना हिस्सा अलग बनवाया जाता था। तो इस तरह से किले की बाउंड्री एक होती थी, लेकिन अब क्या है उसके अंदर अलग अलग इमारतें बनी हुई होती थी, है ना।
अब क्योंकि वो बादशाह थे तो उनके मीटिंग हॉल्स वगैरह भी हुआ करते थे, जिसे दीवाने आम, दीवाने ख़ास कहा जाता है। फिर भाई वो बादशाह है, वो कहीं और क्यों जाए नमाज़ पढ़ लें, तो वो अपनी मस्जिद भी वहीं बनवाते थे। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि वो बाउंड्री एक है, लेकिन उसके अंदर कई तरह की इमारतें बनी हुई हुआ करती थी, ठीक है, गार्डन भी होते थे। तो लड़कों ने जब मोती मस्जिद को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब देखिए यहाँ लिखा है 3 लड़के लाल किला देख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। शाहजहां ये बादशाह हो गए, कुतुब मीनार या दिल्ली की कुतुब मीनार हो गई, ठीक है। तो अब कहने का गर्ज ये है कि यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये चीज़ें नाम बता रही हैं आपको, है ना। अब आगे पढ़ते देखिए क्या लिखा। आपने देखा इस इबारत के पहले जुमले में 5 नाम आए हैं, जैसे कि हामिद, शाहिद और मोहन। ये अक्षास है। अक्षास का मतलब, अशखास का मतलब क्या होता है? अशखास का मतलब होता है शख्स की जमा, है ना। क्योंकि यहाँ 3 शख्स हो गए ना, तो अब 3 शख्स या शख्सों नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? अशखास, यानी कि शख्स, है ना, शख्सों की जमा। अब क्या लिखा है? नाम है, जबकि दिल्ली और लाल किला 2 जगहों के नाम है। अब दिल्ली आया और लाल किला आया, ये जगह का नाम है। उसके बाद पत्थर, टिकट, ये भी किसी ना किसी चीज़ के तो नाम है। और आखिरी जुमले में खुशी एक कैफियत है, यानी कि लास्ट में। और इसके अलावा ऊपर कुतुब मीनार और लाल किला और पुराना किला ये भी है, ये भी किसी ना किसी जगह के नाम है। तो जो भी हमने यहाँ नाम पढ़े, जैसे कि अब आप देख सकते हैं हामिद, शाहिद, मोहन, दिल्ली, लाल किला, उसके अलावा लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, पुराना किला, ये सब किसी ना किसी जगह के नाम है। शाहजहां, ये किसी इंसान का नाम है ना, ये एक थिंग का नाम है, यानी एक चीज़ का नाम है। लाल पत्थर, टिकट भी एक चीज़ है, लेकिन है तो नाम ना। तो जो भी चीज़ है नाम है, जैसे यहाँ मोती मस्जिद है, तो ये नाम जो चीज़ होती है ये क्या कहलाती है? आपके इस्म कहलाती है। अब देखिए यहाँ आपका आगे क्या लिखा है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। अब ये आपकी इस्म की डेफिनेशन होगी। अक्सर आपके पेपर में भी आता है, या आपके टीचर्स भी देते हैं कि इस्म की तारीफ़ लिखिए, इस्म की तारीफ़ बयान कीजिए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। तो अब इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे कि इस्म की तारीफ़ क्या है। तो इस्म की डेफिनेशन या इस्म की तारीफ़ ये है कि किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर दी हुई इबारत में हामिद, शाहिद और मोहन तीनों को लड़कों कहा गया है, ठीक है। यानी कि हामिद, शाहिद, ये जो ऊपर इबारत में बच्चों के नाम आए हैं, ये तीनों को लड़कों कहा गया। इसी तरह लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराने किले के लिए इमारत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए यहाँ आपको इसकी किस्में बताने के लिए समझाया जा रहा है कि अब मैंने नाम लिया हामिद, शाहिद, मोहन, तो ये 3 अलग अलग मैंने नाम लिए, और अगर मैं ये नाम ना लूँ, सिंपल ये कह दूँ कि लड़के गए या लड़कों ने देखा, तो क्या होगा? आपको पता चल जाएगा हाँ मैम इन्हीं तीनों की बात कर रही हूँ, क्यों? सबसे पहले इन्हीं तीनों का नाम आया। इसी तरह अगर मैं लाल किला, कुतुब मीनार ये सारे नाम ना लेके सिंपल सा कह दूँ इमारतें देखने गए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई दिल्ली की यही इमारतें हैं, इन्हीं देखने गए होंगे। या फिर आप सोचेंगे कि इमारतें तो दिल्ली में बहुत सारी हैं, वो कौन सी इमारतें देखने गए हैं, है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इस बात का आपको सारा जो कन्फ्यूजन है वो आगे दूर किया जाएगा। पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि लड़का और इमारत ऐसे नाम हैं जो हर लड़के और हर इमारत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे वही बात, यानी कि अब अगर मैं कहूँ कि मैं इमारत देखने गई, तो आप पूछेंगे ना मैम कौन सी इमारत देखने गए थे आप। या मैं कहूँ वो लड़के मेरे घर आए, तो आप कहेंगे मैम कौन से लड़के आपके घर आए, है ना। तो क्या है, और अगर मैं वही नाम ले लूँ कि हामिद मेरे घर आया था, या मैं लाल किला देखने गई थी, या मैं जामा मस्जिद देखने गई थी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैम यहाँ गई थी। तो देखिए दोनों में डिफरेंट है। इसी तरह से देखिए लिखा हामिद, शाहिद और मोहन, लाल किला, मोती मस्जिद, दिल्ली, लड़कों, इमारतों की जगह और जगह के ख़ास नाम है। यानी कि जो ये है ये ख़ास नाम है, यानी किसी एक ही इंसान का ये नाम हो सकता है ना। मतलब एक इंसान का मतलब ये कि अगर मैं कहूँगी हामिद, तो अगर यहाँ कोई हामिद है तो वो ही कहेगा यस मैम। लेकिन अगर मैं कहूँगी लड़के मेरी बात सुने, तो आप में से जितने भी लड़के मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब कहेंगे यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, है ना। क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि मैम किसको बुला रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ हामिद मेरी बात सुने, तो आप में से अगर कोई हामिद है तो वो कहेगा जी मैम बताएं। इसी तरह से
क्या है, ये एक ख़ास नाम है। लेकिन वहीं अब अगर मैं इनका नाम ना लूँ, है ना, सिर्फ डायरेक्ट पुकारूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम। जैसे इसी तरह हर किला, हर शहर, हर मस्जिद को ना तो लाल किला कहा जा सकता है और ना ही मोती मस्जिद और ना ही दिल्ली। तो इसका मतलब ये है कि इसके दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो। एक वो होता है जो नकरा कहलाता है, दूसरा वो होता है जो मार्फा कहलाता है। अब देखिए, किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं और इसी को इसमें आम को ही इसमें नकरा भी कहा जाता है। इसी तरह से किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं और इसको ही इसमें मार्फा कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अगर मैं खाली कहूँ लड़के मेरे घर आए, मैं इमारत देखने गई, तो वो आम है, मैं कोई भी इमारत देखने जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं स्पेशली किसी का नाम लेके कहूँ कि हामिद मेरे घर आया या मैंने लाल किला देखा, तो वो एक ख़ास जगह हो गई, है ना, कि मैंने आपको मेंशन कर दिया कि मैंने क्या किया है। तो क्या है, वो आपका इसमें ख़ास यानी इसमें मार्फा हो जाता है और इसमें आम यानी इसमें नकरा हो जाता है। तो अब आपको पता चला इसम किसे कहते हैं और इसम की कितनी किस्में होती हैं। तो अब आपने जाना कि इसम की दो किस्में होती हैं, इसमें मार्फा और इसमें नकरा। अब लिखा है, दुनिया के हर शख्स को उसके नाम से पुकारा जाता है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनके असल नाम के अलावा दूसरे नाम से खिताब या लक़ब से भी याद किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब कोई ऐसा होता है जिसको आप जिसका असली नाम है, ठीक है, आप उसको उसके नाम से पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ले लें, आप में से किसी को भी मेरा रियल नाम नहीं पता है ना, लेकिन आप जब आपस में डिस्कस करते हैं, कोई आपसे पूछता है ये आपने कहाँ से पढ़ा या आपने ये कहाँ से लिया, तो आप क्या कहते हैं, वो सनराइज स्टडी वाली जो मैम थी ना, मैंने वहाँ से लिया या उन्होंने मुझे पढ़ाया है। ठीक है, तो क्या है, अब आपने मेरा ओरिजिनल नाम क्या है ये आप में से कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ अगर आप बात करेंगे तो अब ए और ओ नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, सनराइज स्टडी वाली मैम। तो ये एक मेरा एक तरह से एक लक़ब या खिताब हो गया ना, सनराइज स्टडी की मैम। ठीक है, तो मेरा ओरिजिनल नाम तो सनराइज स्टडी नहीं है ना, और ना ही सनराइज स्टडी की मैम मेरा नाम है। ठीक, लेकिन क्या है, आप एक निशानी के तौर पे जो हमने काम किए हैं या जो हमारी खुसूसियात होती हैं उसके बिना पर हमारे कुछ नाम रख दिए जाते हैं जिनसे कुछ लोग चिढ़ते भी हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई छोटे कद का, उसको कह दिया गया नाटा, बस उसका नाम अब नाटा पड़ गया। अब हर कोई कह रहा है देखो नाटा आ रहा है, देखो नाटा जा रहा है। तो ऐसे जो नाम होते हैं उनसे लोग चिढ़ते भी हैं, है ना। लेकिन देखिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, नीचे दिए हुए जुमलों में से ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोइनुद्दीन अहमद है, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, उनको आज हम लोग अबुल कलाम के नाम से ही जानते हैं, कोई नहीं जानता कि उनका असली नाम क्या है। ठीक है, इसी तरह से जो आपके सरोजनी नायडू हैं उनको बुलबुले हिंद कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो आपके आगे देखिए, तो क्या कहने का मतलब क्या है, यहाँ कहने का मतलब ये कि जो असली नाम है वो नहीं लिए जा रहे हैं, जबकि जो उनके मतलब दिए हुए नाम में जो उनके लक़ब है उनको ही हम उनसे याद करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, सचिन तेंदुलकर को उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से उन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से पुकारा जाता है। तो अब आप देख सकते हैं क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि उनके जो हिट शॉट जो देते हैं वो बहुत अच्छे देते हैं। ठीक, इसी तरह से रघुपति सहाय उर्दू अदब में फ़राग गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। ये एक बहुत बड़े शायर है, फ़राग गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। इनका असली नाम रघुपति सहाय है ना। तो लेकिन क्या है, हमें उनका असली नाम तभी याद होता है जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, अदरवाइज़ हम लोग यही कहते हैं कि ये जो गज़ल है या ये जो नज़्म है ये फ़राग गोरखपुरी की ली हुई है ना। आगे क्या लिखा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम भी कहा जाता है। अब आपने वो शेर तो सबने पढ़ा होगा, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, है ना। तो क्या है, वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मुखातिब ईसा अलैहिस्सलाम को ही किया गया है। क्यों, क्योंकि इब्ने मरियम भी ईसा अलैहिस्सलाम को ही कहा जाता है। इन जुमलों में सरोजनी नायडू के लिए बुलबुले हिंद और सचिन तेंदुलकर के लिए मास्टर ब्लास्टर के नाम उनके लक़ब के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। लक़ब इसमें ख़ास की एक किस्म है, यानी इसमें ख़ास की एक किस्म क्या है, लक़ब। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हमें इसमें ख़ास जो है
उसके अक़साम बताए जा रहे हैं कि उसकी कितनी किस्में होती हैं। अब देखिए लिखा है, वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से उसे मशहूर हो गया हो उसे लक़ब कहते हैं। ठीक है, जो उसके अंदर कमाल हो या उसके अंदर जो खूबी हो उसकी वजह से जिस नाम से वो फेमस हो जाए उसको लक़ब कहा जाता है। इसकी मज़ीद मिसालें हैं, जैसे बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, हकीम मिल्लत इक़बाल को कहा जाता है, शायर इनक़लाब जोश मलियाबादी को कहा जाता है, खुदाए सुख़न मीर तक़ी मीर को कहा जाता है, मुसव्विर गम राशिदुल खैरी को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे उर्दू अदब की दुनिया में बहुत बड़े शायर हैं। अगर आप 6, 7, 8 या 9, 10 तक के भी बच्चे हैं तो आप इनसे अभी वाकिफ़ नहीं होंगे, क्योंकि हमारी उर्दू का लेवल अभी इतना ऊपर नहीं है कि बच्चों को इन सब से इतनी अच्छी तरीके से वाकफ़ियत कराई जा सके। लेकिन हाँ, अगर आप 11, 12 के या BA ऑनर्स के बच्चे हैं तो आप लोग इनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे। चलिए खैर, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ आपका लिखा है, खिताब भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। अभी देखिए, हमने लक़ब के बारे में जाना, अब हम पढ़ रहे हैं खिताब। दूसरी किस्म क्या हो गई आपकी? खिताब। पहले किस्म थी लक़ब, दूसरी किस्म हो गई खिताब। ये आप लोग लिखते चलेंगे। अब देखिए लिखा है, वो नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए उसे खिताब कहते हैं। यानी कि लक़ब तो हम एक दूसरे को दे देते हैं, ठीक है, ये तो उल्मा है, ये तो इक़बाल है, इस तरह से हम एक दूसरे को लक़ब तो हम आपस में दे सकते हैं। लेकिन खिताब जो है वो ऑफिशियली दिया जाता है कि जब आप कोई अच्छा सा काम अंजाम देते हैं उसके लिए किसी इदारे की तरफ से या आपको हुकूमत यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नाम दिया जाता है, वो आपका खिताब कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, है ना, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, खान बहादुर, शमशुल उलमा, ये सारे जो नाम है, ये बड़े बड़े शायर वगैरह को ये दिए गए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये सारे आपके क्या है? खिताब है। ठीक है, ये जो मतलब बहादुरी का काम करेगा खान बहादुर कहलाएगा। और ये ख़ास तौर से बादशाहों के ज़माने में दिए जाते थे। आजकल तो ये इनाम बस यहीं तक सही महदूद हो गए हैं, यानी भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, यही सारे रह गए। इसके अलावा इस तरह की अब इजाज़त नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपका थर्ड पॉइंट है तखल्लुस। तखल्लुस भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। तखल्लुस से तो हर शख्स वाकिफ़ होगा। क्यों? क्योंकि देखिए लिखा है कि अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और कलमी नाम भी होता है, ठीक है, जिसको वो शायरी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने नाम लिख दिया है डायरेक्ट, वैसे उसे कलमी नाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो कलम मतलब क्योंकि जब वो अपना कुछ लिखते हैं ना उस जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे पेन नेम या पैट नेम आपने सुना होगा इंग्लिश में, वो ठीक है, कलमी नाम। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि जब शायर शायरी करता है तो वो अपने नाम के अलावा भी एक नाम रख लेता है अपना तखल्लुस के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे मिर्ज़ा असदुल्ला खां, गालिब का असली नाम ये है, क्या नाम है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां। लेकिन आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो गालिब का असली नाम जानते हैं? मिर्ज़ा असदुल्ला खां। हर कोई उन्हें गालिब के नाम से जानता है और गालिब उनका तखल्लुस है। इब्तिदा में उनका तखल्लुस असद था, लेकिन बाद में किसी और ने असद तखल्लुस इख्तियार कर लिया था, जिसकी वजह से गालिब ने अपना तखल्लुस असद से बदलकर गालिब कर दिया था। ठीक है, लिखा है इस तरह के नामों को तखल्लुस कहते हैं, जैसे कि ख्वाजा मीर दर्द का तखल्लुस दर्द था। ठीक है, अच्छा, और दर्द का जो तखल्लुस है ना उसका सिंबल ये होता है, ठीक है, ऐसे हल्का सा चम्मच टाइप का बना हुआ। शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस ज़ौक़ था। ठीक है, ये आपके बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी रह चुके थे। अल्ताफ़ हुसैन का जो तखल्लुस था वो हाली था। ठीक है, तो इस तरह से सब अपने अपने तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, अपनी तरफ से नाम रखा जाता है जो शेर कहते वक्त या कोई भी शायरी करते वक्त वो इस्तेमाल करते हैं। आपने ऊपर लिखे हुए जुमलों में इब्ने मरियम पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब आपकी बात कह रहे हैं कि आपने ऊपर अभी जुमलों में पढ़ा था कि इब्ने मरियम, जिसके ऊपर मैंने शेर भी बताया था कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, है ना। तो लिखा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा के नाम की मुनासबत से इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा कहा जाता है। ये सब तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि उनकी वालिदा का नाम मरियम था तो बीबी मरियम के नाम से ही उनको इब्ने मरियम कहा गया। इब्ने माने होता है बेटा, ये फारसी का वर्ड है इब्ने, है ना, इब्ने माने बेटा। ठीक है, वतन, माँ बाप
और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उन्हें कीनियत कहते हैं। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि जो नाम ऐसा होता है कि आपको अपने माँ बाप की वजह से या वतन की वजह से या ख़ानदान की वजह से आप मशहूर हो जाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? कीनियत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब है मेरे एक जानने वाले, उन क्योंकि वो पठान है तो सब उन्हें खां साहब कहते हैं, मतलब क्योंकि पठानों को पुराने ज़माने में खां साहब कहा जाता होगा, इस वजह से कोई भी उनका नाम नहीं लेता, क्या कहते हैं? खां साहब। क्यों? क्योंकि वो ख़ानदान उनका जो है वो खां साहब है। ठीक है, इसी तरह से एक हमारे जानने वाले हैं, वो मुग़ल है। ठीक है, तो उनका कोई भी नाम नहीं लेता, उनको कौन सब क्या कहते हैं? मिर्ज़ा साहब। ठीक है, जैसे कि गालिब को भी मिर्ज़ा साहब कहा जाता था, मिर्ज़ा नौशा कहा जाता था गालिब को। ठीक है, तो इसी तरह से क्या कहने का मतलब है कि ख़ानदान से या मुल्क की वजह से या माँ बाप की वजह से भी आपको कोई नाम दिया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीनियत कहते हैं। ये इसमें ख़ास की एक किस्म है। तो ये सारी अभी इसमें ख़ास की किस्में चल रही हैं, आप लोग लिखते रहेंगे। तो देखिए लिखा है इसमें ख़ास की इस तरह, जैसे अब देखा इसमें ख़ास की तरह ही इसमें आम की भी किस्में होती हैं, यानी जिस तरह से इसमें ख़ास की हमने ऊपर किस्में पढ़ी, इसी तरह से इसमें ख़ास की भी किस्में होती है, सॉरी इसमें आम की भी किस्में होती हैं। इन किस्मों को समझने के लिए नीचे दी हुई इबारत को पढ़े। अब यहाँ देखिए उनको, अब जो अभी तक हमने पढ़ी वो इसमें ख़ास की किस्में थी। ठीक है, अब हम इसमें आम की किस्मों को पढ़ेंगे, इसके लिए हमें पहले इस इबारत को पढ़ना होगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हामिदा ने अपनी बेटी से लोटा मांगा, वो लुटिया ले आई। यानी अब हामिदा एक आंटी है, उन्होंने अपनी बेटी से क्या मांगा? लोटा मांगा। वजू बनाने के लिए मांगा होगा शायद, है ना, लेकिन वो क्या ले आई? लुटिया ले आई। दादी ने हामिदा से कहा कि नन्हे के सामने कटोरा, कटोरी और घुटनी रख दो। ठीक है, क्या कहा? कि कटोरा, कटोरी और घुटनी रख दो, वो खेलता रहेगा। बच्चों के सामने पहले ज़माने में इतने खिलौने विलौने नहीं होते थे, तो ये बर्तन वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें रख दी जाती थी जो उनके चोट ना लगे जिनसे, और वो खेलते रहे, टन टन आवाज़ आती रहेगी, वो खुश होते रहेंगे। ठीक है, इसके आगे चाकू, कलम और कंघा रखा है, इन चीज़ों को उठा लो। यानी अब देखिए चाकू, कलम और कंघा जो है ये चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे के लगने का डर रहता है ना, तो इनको उठा लो। आगे क्या लिखा? दादा ने नन्हे को बहलाने के लिए मियाऊ मियाऊ, गुटुरगू और कुकड़ू वगैरह की आवाज़ें निकाली। दादी ने हामिदा से पूछा, दोपहर हो गई, ज़ैनब अब तक स्कूल से घर नहीं आई, वो सुबह से भूखी प्यासी होगी। ठीक है, तो अब ये आपने इख्तिबास को पढ़ा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इख्तिबास अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ये इबारत या इख्तिबास एक ही चीज़ है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए क्या लिखा है? कटोरा, कटोरी, है ना, लोटा, लुटिया, संदूक, संदूकचा। तो अब कहने का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे एक वर्जन जो है वो आपका कहता है मुज़क्कर है, दूसरा आपका जो है वो क्या है? मुअन्निस है, यानी कि एक जेंट्स है और एक लेडीज है ना। जैसे कटोरा टूट गया और कटोरी टूट गई, या लोटा ले आओ। ठीक है, ये सॉरी लोटा बड़ा है या लुटिया छोटी है। तो क्या है, आपको देखने में जो मैं सेंटेंस आपको बता रही हूँ इनसे आपको पता चल रहा है कि किस तरह से ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। आगे चलते हैं तो देखिए लिखा है, इस इबारत में आपने कई चीज़ों के नाम पढ़े, जैसे कि लोटा, लुटिया, कटोरा, कटोरी, चाकू, कलम, मियाऊ मियाऊ, दोपहर, सुबह, स्कूल, घर वगैरह। ठीक है, अगर देखा जाए ये सब इसमें आम है। क्यों? क्योंकि कटोरा या लोटा या चाकू, ये जो चीज़ें ये सब आम है। इनमें यहाँ नहीं बताया गया कि ये चाकू प्लास्टिक का है या ये लोटा जो है पीतल का है या लोटा तांबे का है, कहीं भी कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई है ना। लेकिन क्या है, लेकिन अपनी खुसूसियत के एतबार से इनकी अलग अलग किस्में हैं। यानी अगर हम इनकी खुसूसियत की बात करें तो उसके एतबार से, उसके लिहाज से हम इनकी अलग अलग किस्में कर सकते हैं। अब जैसे अभी तक हमने ऊपर इसमें ख़ास की किस्में पढ़ी, आज हम इसके बाद ये अब हम इसमें आम की किस्में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले किस्म यहाँ क्या लिखी है? वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे कि लुटिया छोटी होती है, लुटिया से लोटा, यानी अब मांगा लुटिया था, लाया लोटा गया। ठीक है, तो क्या छोटी चीज़ को बड़ा कर दिया गया। ऐसे पतीली से पतीला, पतीली छोटी होती है, देन पतीला बड़ा होता है। कटोरी से कटोरा। तो इस तरह से ये वर्ड्स जो आपको दिए गए हैं, या घुटनी से घुटना, तो ये क्या चीज़ है? घुटनी समझते हैं ना, दाल जिससे घोटी जाती, लस्सी वगैरह जिससे बनाई जाती है ना। तो कहने का क्या अर्थ है यहाँ पे, क्या मतलब मीनिंग है कहने के, ये कि जो चीज़ बड़ी हो, छोटी हो और उसको बड़ा करके दिखाया जाए। ठीक, ये पहली किस्म हो गई। अब आपकी दूसरी किस्म क्या होती है? वो लफ्ज़ जो किसी
चीज़ को छोटा करके जाहिर करें उसे इसमें मुसग़्गिरा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुज़क्किर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे संदूक से संदूकचा। अब संदूक बड़ा है, उसका क्या बनाया गया? संदूकचा। बाग बड़ा होता है, उसका क्या बना दिया गया? बागीचा। बागीचा छोटा होता है। किताब, किताब बड़ी होती है, किताब की जो छोटी फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं? किताबचा। तो समझ रहे हैं ना आप। इसी तरह से अब यहाँ आपको देखिए थर्ड नंबर का दिखाया गया है। थर्ड नंबर पे क्या बताया कि वो लफ्ज़ जो किसी हथियार, औजार या आले का नाम जाहिर करें उसे इसमें आला कहते हैं। यानी कि जैसे चाकू, कलम, तलवार, है ना। आला माने क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट तो किसी चीज़ का भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे पेंटिंग इंस्ट्रूमेंट, आपके ब्रश वगैरह पेंटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिससे आप म्यूजिक बजाते हैं, ड्रम, ढोल, वायलिन, ये सब आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस हम ऐसे ले सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो किसी भी काम को करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। ओके, उनको हम इंस्ट्रूमेंट यानी आले कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लिखिए ना आपके हथौड़ा, छेनी, है ना, कंघा, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या हो गए? आपके आले हो गए। ठीक, आगे पढ़ते हैं अब हम। तो अब देखिए यहाँ आपका फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है? वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया, अशिया माने क्या होता है? शय, शय की जमा अशिया, यानी शय माने चीज़, यानी वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की मखसूस आवाज़ों को, मखसूस यानी कि जो उनके लिए मतलब जो उनकी पर्टिकुलर हैं, ठीक है, जो उनके अलावा और कोई नहीं कर निकालता, को जाहिर करे उसे इसमें सूत कहते हैं। अच्छा, सूतियात ये आपका हवा से खमसा में से एक है। सूतियात, है ना, सुनने की ताकत, कुव्वत यानी सुनने की कुव्वत, सूतियात। उसका ही फॉर्म है सूत। सूत माने सुनना, तो इसमें सूत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ मियाऊं तो आप कहेंगे मैम आपने तो बिल्ली की आवाज़ निकाली। वहीं अगर मैं कहूँ ट्रेन 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 तो आप कहेंगे मैम आप तो ऐसा लग रहा है पुराने ज़माने के बैल की आवाज़ निकाल रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कहूँ मियाऊं तो आप कहें मैम आप तो बकरी की आवाज़ निकाल रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। आपको पता चल जाएगा कि मैम ने मियाऊं कहा, इसका मतलब ये है कि मैम बिल्ली की आवाज़ निकाल रही है। तो अब बिल्ली की आवाज़ मियाऊं जो है वो बकरी तो नहीं निकालेगी। तो इसका मतलब ये कि जो किसी चीज़ के लिए मखसूस है, जो उसकी ही है, और हमें पता चल जाए कि यहाँ ये बात हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसमें सूत कहते हैं। ठीक है, आगे आपका पांचवी जो इसकी किस्म है वो क्या है? पांचवी किस्म है वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे घर, कुतुब खाना। कुतुब खाना का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी। ओके, चौराहा, स्कूल, सुबह, दोपहर, शाम वगैरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपकी जो है घर चीज़ मतलब रहने की जगहों के बारे में या जगह के बारे में पता चल रहा है, जबकि यहाँ आपको टाइम के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी दो किस्म होती है। इसकी पहली किस्म ये है, दूसरी किस्म ये है। पहली किस्म जो इसकी है वो ये है कि वो लफ्ज़ जिससे किसी मुकाम का ही खाली इल्म हो, ठीक है, उसे इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ मकान का ही इल्म होगा, यानी जगह का इल्म होगा, जैसे ईदगाह, स्कूल, कुतुब खाना वगैरह। लेकिन अगर इसकी दूसरी किस्म ये है कि वो लफ्ज़ जिससे वक्त का पता लगे, यानी कि कौन सा वक्त है, इसे इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। ज़मा माने ज़माना। ठीक है, तो सिर्फ क्या है यहाँ मका आ जाएगा, मका माने जगह, ज़मा माने ज़माना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं जैसे आपका ये दोपहर, सुबह, कल, परसों वगैरह। ठीक है, वगैरह के मायने होते हैं आदि या एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से अब ये वाला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप इसे सुनेंगे तो फिर इसके अलावा आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको इस्म या उसकी तारीफ़ या उसके अक़साम बयान करे। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपने टीचर्स से भी रब्ता कर सकते हैं उससे लेके। चलिए, तो आज की ये वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं आपको सारी वीडियो इस बुक की जो मैं चैप्टर वाइज अपलोड करूँगी मिले, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलती रहे। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी है ग्रामर के रिलेटेड, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।